हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SK इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट की प्रोज का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, और इसके ऑथर हैं G.L. फ्यूंट्स। अबाउट द ऑथर, अबाउट मतलब बारे में, द ऑथर यानी लेखक, यानी लेखक के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आपको लेखक के जीवन के बारे में बताया गया है। फिर आगे दिया है आपका अबाउट द लेसन, अबाउट द लेसन यानी पाठ के बारे में। तो आपको पाठ के बारे में भी नहीं पढ़ना है। इसमें आपको पाठ के बारे में बताया गया है जिससे आप पाठ को पढ़ कर के समझ लेंगे। फिर आगे चलते हैं तो आपका दिया है बिफोर यू रीड, बिफोर मतलब पहले, यू रीड मतलब पढ़ने, यानी पढ़ने से पहले, यानी आपको पढ़ने से पहले। तो इसमें पाठ की आधारशिला को रखा गया है और इसमें पाठ के नायक के विश्वास के बारे में बताया गया है कि हमें किस चीज़ में विश्वास करना चाहिए। इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से दिया गया है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं और हमारा चैप्टर जो है यहाँ से शुरू होता है। द टेक्स्ट यानी अनुवाद सहित, यानी इस बुक में आपको पैसेज के साथ साथ उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले से ही कर दी गई है, लेकिन आप लोग इस बुक में हिंदी को देख कर के पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलते हैं, हम अपनी चैप्टर को शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस, द हाउस मतलब वह मकान या फिर वह घर, किसी विशेष घर की बात कर रहे हैं इसमें। द ओनली वन यानी केवल एकमात्र या फिर एकमात्र घर। इन द इंटायर वैली, इन मतलब में द इंटायर वैली यानी संपूर्ण घाटी में, वैली मतलब घाटी होता है। तो वह मकान या फिर वह घर संपूर्ण घाटी में केवल एक, सेट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट मतलब चोटी, ऑफ अ लो हिल, लो मतलब निचली, हिल मतलब पहाड़ी, यानी निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी वह मकान संपूर्ण घाटी में केवल एकमात्र या फिर केवल एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, from से this height यानी इस ऊंचाई से, यानी इस ऊंचाई से वन यानी कोई भी, यानी कोई भी व्यक्ति could see देख सकता था, the river यानी नदियों को, एंड द फील्ड और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मतलब पकी हुई, कॉर्न मतलब मकई, यानी पकी हुई मकई के खेतों को। यानी फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को और पके हुए मकई के अनाज के खेतों को कुड सी देख सकता था। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट,
विथ द फ्लावर्स यानी डॉटेड विथ द फ्लावर्स, डॉटेड मतलब लदे हुए थे या फिर आच्छादित थे, विथ द फ्लावर्स यानी फूलों से, यानी जो फूलों से आच्छादित थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिट अ गुड हार्वेस्ट, दैट यानी जो, ऑलवेज यानी सदैव, प्रॉमिट वादा करते थे, और गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल का, यानी जो सदैव एक अच्छी फसल का वादा करते थे, यानी जो फूलों से आच्छादित थे और एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। द ओनली थिंग यानी केवल एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड यानी पृथ्वी को, नीडेड मतलब जरूरत थी, यानी पृथ्वी को केवल एकमात्र चीज की जरूरत थी, और डाउनपोर एक मूसलाधार वर्षा, और अथवा एट लीस्ट यानी कम से कम ए शॉर अथवा बौछार की, यानी पृथ्वी को कम से कम एक बौछार अथवा एक मूसलाधार वर्षा की जरूरत थी या फिर आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the north east। Throughout यानी सारी या फिर पूरी, द मॉर्निंग मतलब सुबह यानी पूरी सुबह, लेंचो यानी लेंचो यही हमारे पाठ का नायक है यानी हीरो है, यही मुख्य कैरेक्टर भी है और एक फार्मर भी है यानी एक किसान भी है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सारी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु जो, न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली घनिष्ठता से या फिर नज़दीकी से, सारी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को घनिष्ठता से या फिर नज़दीकी से जानता था, हैड डन नथिंग यानी कुछ नहीं किया, एल्स बट सी यानी देखने के सिवाय कुछ नहीं किया, द स्काई यानी आकाश की ओर, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की, यानी उत्तर पूर्व की ओर, आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। अब आगे चलते हैं। Now we are really going to get some water, woman। Now यानी अब, we are going यानी हमें जा रहा है, really यानी सचमुच में, यानी सचमुच में हमें जा रहा है, to get मतलब मिलने, some water यानी कुछ पानी, woman यानी औरत, यानी अब हमें सचमुच में कुछ पानी मिलने जा रहा है, woman औरत। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The woman यानी वह औरत, who was preparing, who मतलब जो, was preparing तैयार कर रही थी, supper मतलब शाम का भोजन, औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, replied उत्तर दिया या फिर जवाब दिया, yes हाँ, God willing ईश्वर की मर्जी या फिर ईश्वर ने चाहा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। The older boys यानी बड़े लड़के, were working मतलब काम कर रहे थे, in the field मतलब खेत में। The older boys were working in the field यानी बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones while जबकि the smaller मतलब छोटे, one मतलब लड़के, यानी one ये जो लगा है boys यानी लड़कों के लिए ही लगा है, while the smaller ones जबकि छोटे लड़के, were playing खेल रहे थे, near the house यानी घर के पास, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, until जब तक कि the woman called to them all
जब तक कि द वुमेन यानी औरत ने कॉल्ड बुलाया या फिर पुकारा, टू देम ऑल यानी उन सभी को, यानी जब तक कि औरत ने उन सभी को नहीं बुलाया। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड यानी बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, कम आओ, फॉर डिनर मतलब भोजन यानी भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगान टू फॉल। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग मतलब दौरान या फिर समय, द मील यानी भोजन के दौरान या फिर भोजन के समय। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट एज जैसा कि, ठीक जैसा कि, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो यानी लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी की थी, यानी जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगान टू फॉल, बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन यानी वर्षा की, यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें। बिगान टू फॉल मतलब गिरना प्रारंभ हो गई या फिर गिरना शुरू हो गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगान टू फॉल यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई या फिर गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, यानी उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स मतलब विशाल पर्वत, ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के, यानी बादलों के विशाल पर्वत। कुड बी सीन मतलब देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए। तो इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए कुड बी सीन देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर मतलब हवा, वाज थी, फ्रेश मतलब ताजी, यानी हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी, यानी हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। द मैन यानी आदमी, यानी वह आदमी, यानी कौन, यानी लेंचो की बात करें यहाँ पर, यानी वह आदमी यानी लेंचो। वेंट आउट मतलब बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, फॉर नो अदर रीजन यानी किसी अन्य कारण से नहीं, रीजन मतलब कारण, यानी किसी अन्य कारण से नहीं, यानी वह आदमी किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। देन बल्कि टू हैव द प्लेजर, टू हैव द प्लेजर मतलब आनंद, ऑफ फीलिंग मतलब महसूस, यानी आनंद को महसूस करने के लिए। द रेन यानी वर्षा, यानी वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए। ऑन हिज बॉडी यानी अपने शरीर पर, यानी वह आदमी किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को अनुभव करने के लिए वेंट आउट मतलब बाहर गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न और जब वह वापस लौटा, रिटर्न मतलब वापस लौटना, और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड उसने बताया या उसने समझाया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वांट्स। दीज आर नॉट मतलब ये नहीं है, रेन ड्रॉप्स यानी वर्षा की बूंदें, फॉलिंग मतलब गिर रही है, फ्रॉम द स्काई यानी आकाश से, यानी ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर मतलब वे हैं, न्यू क्वाइंस यानी नए सिक्के, दे आर न्यू क्वाइंस यानी वे नए सिक्के हैं या फिर वे नए सिक्के जैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, द बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बूंदें आर हैं 10 सेंट पीसेज यानी 10 सेंट के सिक्के के समान। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज यानी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के के समान हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5 एंड और
लिटिल मतलब छोटी, वंस आर 5 और छोटी 5 सिक्के के समान है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied, with a satisfied यानी संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब भाव, यानी संतुष्ट भाव के साथ, संतुष्ट भाव के साथ ही रिगार्डेड यानी उसने ध्यान से देखा, द फील्ड मतलब खेत को, ऑफ राइप कॉर्न यानी पकी हुई मकई की, यानी एक संतुष्ट भाव से उसने पकी हुई मकई के खेत को ध्यान से देखा। विथ इट्स फ्लावर यानी इसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड यानी जो ढक गए थे, इन अ कर्टेन मतलब आवरण में या फिर चादर में, ऑफ रेन यानी वर्षा के, यानी जो वर्षा के चादर में ढक गए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगान टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall. But suddenly लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड यानी एक मजबूत हवा या फिर एक तेज हवा, बिगान टू ब्लो मतलब बहनी शुरू हो गई या फिर बहने लगी, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी या फिर बहना शुरू कर दी या फिर बहने लगी। एंड along with the rain, एंड और along with मतलब के साथ, द रेन यानी वर्षा, यानी और वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन यानी बहुत बड़े बड़े ओले, हेलस्टोन्स मतलब ओले, बिगान टू फॉल मतलब गिरने लगे या फिर गिरना शुरू हो गए, और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे या फिर गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins. These truly यानी ये वास्तव में या फिर ये सचमुच में, did resemble प्रतीत होते थे या फिर लगते थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस यानी नए चांदी के सिक्के के जैसे, यानी ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के जैसे रिसेंबल प्रतीत होते थे या फिर लगते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. The boys यानी लड़कों ने, exposing मतलब खोल दिया यानी कि छोड़ दिया, themselves यानी अपने आप को, to the rain यानी वर्षा में, यानी लड़कों ने अपने आप को वर्षा में एक्सपोजिंग यानी खोल दिया, यानी छोड़ दिया, यानी कहने का मतलब है कि बाहर दौड़े, यानी लड़के वर्षा में बाहर दौड़े। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, रैन आउट मतलब दौड़े यानी बाहर दौड़े, कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्स, फ्रोजन मतलब जमी हुई, पर्स मतलब मोतियों को, यानी जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े, यानी कहने का मतलब है जब ओले पड़ रहे थे तो वो ओले एक जगह एकत्रित हो गए और वे जमकर के मोतियों के जैसे लग रहे थे, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, देखने के लिए चले जाते हैं। उसी बात को यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, इट्स रियली गेटिंग, रियली मतलब सचमुच में या फिर वास्तव में, इट इज गेटिंग मतलब हो रहा है, बैड बुरा, नाउ मतलब अब, यानी अब वास्तव में बुरा हो रहा है या फिर अब सचमुच में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड मतलब बताया, द मैन यानी आदमी, यानी उस आदमी ने बताया या फिर उस व्यक्ति ने बताया, किसने यहाँ पर, यानी लेंचो ने बताया। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप यानी मैं आशा करता हूँ, इट पासेस यानी यह गुजर जाएगा, क्विकली मतलब शीघ्र ही या फिर जल्दी, यानी मैं आशा करता हूँ यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट मतलब यह, डिड नॉट पास यानी यह नहीं गुजरा, क्विकली मतलब शीघ्र ही या फिर जल्दी, यानी यह शीघ्र ही नहीं गुजरा,
इट किसकी बात करें यहाँ पर, ओले की बात कर रहे हैं, यानी ओले की बारिश की। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। फॉर एन आवर यानी 1 घंटे तक, फॉर एन आवर यानी 1 घंटे तक, द हेल यानी ओले, रेन्ड बरसते रहे या फिर गिरते रहे, द हाउस यानी घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड यानी पहाड़ी की तलहटी में, द कॉर्नफील्ड यानी अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली यानी पूरे संपूर्ण घाटी में। फॉर एन आवर यानी 1 घंटे तक ओले घरों पर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, अनाज के खेतों में और पूरी घाटी में रेन मतलब बरसते रहें या फिर गिरते रहे या फिर पड़ते रहें। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, द फील्ड यानी खेत, वाज वाइट यानी सफ़ेद हो गया था, द फील्ड वाज वाइट यानी खेत सफ़ेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, एज इफ मतलब मानो, कवर्ड मतलब ढक गया हो, विथ सॉल्ट मतलब नमक से। द फील्ड वाज वाइट यानी खेत सफ़ेद हो गया था, मानो जैसे नमक से पूरा ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट मतलब नहीं, ए लीफ मतलब एक भी पत्ता, रिमेन्ड शेष रह गया, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रह गया। यानी इतने ओले पड़े और इतनी बारिश हुई कि मकई के खेतों पर सब के सब पत्ते जो हैं झड़ गए और उसके फूल भी झड़ गए थे। उसी बात को यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं। आगे चलते हैं। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न यानी फसल, वाज टोटली यानी पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड यानी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स यानी फूल, वर गॉन मतलब चले गए थे यानी गिर गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से, यानी पौधों से फूल झड़ गए थे या फिर गिर गए थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचोस सोल यानी लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड भर गई थी, विथ सैडनेस उदासी से या फिर दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, when यानी जब, the storm had passed, when यानी जब, the storm यानी तूफान, had passed मतलब समाप्त हो गया, यानी जब तूफान समाप्त हो गया या फिर गुजर गया। He stood in the middle, he stood यानी वह खड़ा हो गया, in the middle यानी मध्य में, of the field यानी खेत के, यानी वह खेत के मध्य में या फिर वह खेत के बीच में, stood खड़ा हो गया, and said to his son, and और said कहा, to his son यानी अपने बेटों से, और अपने बेटों से कहा, क्या कहा? A plague of locusts would have left more than this, ए प्लेग ऑफ लोकट्स, लोकट्स में होता है टिड्डी, और प्लेग मतलब दल यानी टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट मतलब छोड़ दिया होता, लेफ्ट मतलब छोड़ना, छोड़ दिया होता, मोर देन यानी ज़्यादा, देन दिस यानी इससे, यानी एक टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता, यानी टिड्डियाँ भी अगर आती तो इससे ज़्यादा जो है बर्बाद नहीं करती। कहने का मतलब ये यहाँ पर है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल यानी ओले ने, हैज लेफ्ट नथिंग यानी कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर यानी इस वर्ष या फिर इस साल, वी विल हैव नो यानी हमारे पास नहीं होगा, कॉर्न मतलब फसल, यानी इस वर्ष हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगा।
दैट नाइट यानी वह रात वाज थी अ सारोफुल मतलब दुख भरी, वन मतलब सबके लिए, यानी वह रात एक दुखद भरी रात थी, वन मतलब सबके लिए, यानी वह रात सबके लिए एक दुखद भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क यानी हमारे सभी कामों का, ऑल मतलब सभी और वर्क यानी हमारे कामों का, यानी हमारे सभी कामों का, फॉर नथिंग यानी कुछ भी नहीं मिला, यानी हमारी मेहनत बेकार चली गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन यानी कोई नहीं है, हु जो, कैन हेल्प अस, कैन हेल्प मतलब सहायता कर सकता है, अस मतलब हमारी। देयर इज नो वन मतलब कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी सेल ऑल गो यानी हम सभी लोग, गो हंग्री भूखे रहेंगे, दिस वर्ष यानी इस वर्ष, यानी हम सभी लोग इस वर्ष भूखे रहेंगे, या फिर इस साल हम सभी लोग भूखे रहेंगे, या फिर इस वर्ष हमें सभी लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But लेकिन in the hearts यानी हृदयों में, या फिर हृदय में, of all यानी उन सभी, लेकिन उन सभी के हृदयों में, who lived जो रहते थे, in that solitary house, in that यानी उस solitary house यानी अकेले घर में, लेकिन उन सभी के हृदयों में जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, इन द मिडल यानी मध्य में, ऑफ द वैली यानी घाटी के, यानी घाटी के मध्य में, लेकिन उन सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य में या फिर घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, देयर वाज मतलब थी, अ सिंगल होप मतलब एकमात्र आशा, यानी केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प सहायता, फ्रॉम गॉड यानी ईश्वर, यानी ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, डोंट यानी मत, बी हो मतलब हो, सो अपसेट यानी इतना दुखी, यानी इतना दुखी मत हो, या फिर इतना दुखी मत रहो, इवन दो यानी यद्यपि या फिर हालांकि, दिस सिम्स यानी यह लगता है या फिर ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस यानी पूरी तरह से नुकसान, यानी यद्यपि पूरी तरह से नुकसान लगता है या फिर पूरी तरह से नुकसान दिखता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, रिमेंबर मतलब याद रखो, नो वन डाइज यानी कोई नहीं मरता है, डाइज मतलब मरना, यानी कोई नहीं मरता है, ऑफ हंगर मतलब भूख से, यानी याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज वाट दे से, दैट इज यानी यही है, वाट दे से यानी वे लोग कहते हैं, यानी यही है कि वे लोग कहते हैं, या फिर ऐसा ही वे लोग कहते हैं, यानी ऐसा ही सब लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी कोई भी भूख से नहीं मरता है। कहा भी जाता है कि ईश्वर जो है सबकी देख रेख करता है और कोई भी व्यक्ति जो है भूख से नहीं मरता है। तो बस उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि वाट दैट्स वाट दे से, कि ऐसा ही है कि वे लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू नाइट यानी पूरी रात या फिर सारी रात, यानी सारी रात या फिर पूरी रात या फिर सारी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट यानी लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, ओनली यानी केवल, ऑफ हिज वन होप यानी अपनी एकमात्र आशा के बारे में, यानी सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा या फिर सोचा।
द हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प सहायता ऑफ गॉड यानी ईश्वर, यानी ईश्वर की सहायता या फिर ईश्वर से सहायता। हुज आइज जिसकी आंखें, हुज आइज यानी जिसकी आंखें, यहाँ पर हुज ईश्वर के लिए लगाया गया है, यानी कि जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज यानी जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ही मतलब उसे, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देशित किया गया हो या फिर बताया गया था। द हेल्प ऑफ गॉड यानी ईश्वर से सहायता, हुज आइज यानी जिसकी आंखें यानी ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड यानी जैसा कि उसे दिखाया गया था या फिर जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग यानी सब कुछ देखती हैं, यानी उसे यही बताया गया था कि ईश्वर जो है सब कुछ देखता है, सबके दुख तकलीफ सुख दुख सब कुछ देखता है। तो ऐसा यही बता रहे हैं कि जैसा कि उसे बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वाट इज डीप इन वन्स कंसाइंस, इवन वाट यानी यद्यपि या फिर यहाँ तक कि, इज डीप यानी अंदर या फिर गहरा, इन वंस कंसाइंस यानी किसी भी व्यक्ति के, कंसाइंस मतलब अंतःकरण में, यानी यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण को भी या फिर उसके अंदर की चीजों को भी ईश्वर देखता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू रोड। लेंचो वाज यानी लेंचो था, एन ऑक्स यानी एक बैल, ऑफ अ मैन यानी एक मनुष्य के रूप में, यानी लेंचो एक मनुष्य के रूप में बैल था, यानी कहने का मतलब क्या है कि लेंचो बैलों की तरह काम करता था। यानी लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन यानी लेंचो एक मनुष्य के रूप में बैल था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग मतलब काम करता था, लाइक मतलब तरह, एन एनिमल मतलब एक जानवर, यानी एक जानवर की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स यानी खेतों में, यानी खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू रोड, बट लेकिन स्टिल फिर भी, ही न्यू वह जानता था, लेकिन फिर भी वह जानता था, हाउ टू रोड कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी वह जानता था कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. The following Sunday यानी अगले रविवार, फॉलोइंग मतलब अगले संडे रविवार, यानी अगले रविवार, एट डेब्रेक यानी उषा काल या फिर प्रातः काल ही, he began to write, he began यानी उसने शुरू कर दिया, to write यानी लिखना, a letter यानी पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। which he himself would carry, which यानी जिसे he himself यानी वह स्वयं, himself स्वयं यानी वह स्वयं, would carry ले जाएगा, to town यानी कस्बा, यानी जिसे वह स्वयं कस्बा ले जाएगा, and place in the mail and और place मतलब डाल देगा, in the mail मतलब डाक में, और इसे डाक में डाल देगा। It was nothing less than a letter to God, it was nothing यानी यह नहीं था, लेस देन यानी यह कम नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड यानी एक ईश्वर के पत्र के लिखे, यानी यह एक ईश्वर के पत्र से कम नहीं था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही इस वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।